हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हमारी जीएस की घटना चक्र वाली पॉइंटर की सीरीज चल रही है, उसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब कुछ कवर कर रखा है। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू कवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सीरीज एज फार एज द डिफरेंट एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके आपके एग्ज़ाम में आने हैं, ये लिख लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाती है, बहुत जल्दी ये बुक कवर हो जाता है, बहुत शॉर्ट में है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी 3-4 वीडियो इसके अपलोड किए हुए हैं। इकोनॉमी के 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो हमने इसमें प्लानिंग आज पढ़ना है, ठीक है। प्लानिंग तक का सिलेबस हमने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने सेक्टर्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिए। तो अब हम पढ़ेंगे प्लानिंग एंड बियॉन्ड के टॉपिक जो होगा अब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप कई बार भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली मिलता रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा कंटेंट इसमें अपलोड होते रहता है लगातार। तैयारी के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेटफॉर्म होने वाला है, तो ज़रूर कंसीडर कीजिए सब्सक्राइब करने का, अभी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लानिंग से। प्लानिंग में पहला क्वेश्चन कहता है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज सब्जेक्ट इन। तो देखिए, हमारे सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ हमारे लगभग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसमें से प्लानिंग भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और हम जानते हैं कि जो 7वीं जो अनुसूची है संविधान की, 7th जो शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट की बात की गई है, जिसमें एक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और एक कनकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जिसपे यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, लेजिस्लेट करती है। स्टेट के लिस्ट पे इन जनरल स्टेट करती है, बट कई बार ऐसा होता है कि उसमें यूनियन भी लेजिस्लेट कर सकती है। कनकरेंट लिस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि भाई इसमें दोनों यूनियन और स्टेट दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, यूनियन और स्टेट दोनों। तो प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी कनकरेंट लिस्ट में आता है। इसलिए आप देखोगे कि नेशनल लेवल पे भी प्लान होता है और स्टेट लेवल पे भी प्लान होता है। अगला सवाल देखते हैं। द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, जिसे हम DMEO बोलते हैं इन शॉर्ट, ये जो है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, इसका काम क्या है बेसिकली आप समझ लो। इसका काम होता है कि प्लानिंग को मॉनिटर करना, उसको इवेल्युएट करना, बीच बीच में फीडबैक देना कि भाई कैसा चल रहा है। सो द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवेल्युएशन ऑफिस विच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज in an attached office under is an attached office under नीति आयोग। किसके अंडर है ये? नीति आयोग के अंडर। द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस DMEO was constituted, कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस जो है ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 18 सितंबर 2015 को। कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 18 सितंबर 2015 को ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। अगला सवाल कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 कहता है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है एक ऑर्गन है किसकी? प्लानिंग कमीशन की। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है एक ऑर्गन है किसकी? प्लानिंग कमीशन की। दूसरा कहता है कि द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान ये भी प्रिस्क्राइब करता है कि जो पंचायत होंगी वो उनको ये टास्क दिया जाता है कि भाई प्रिपेयर करें अपना इकोनॉमिक प्लान, और फर्दर वो स्टेट को सौंपे डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, ताकि जो है उसको एमलगमेट किया जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके एक कह सकते हैं नेशनल लेवल प्लानिंग में। स्टेट के थ्रू फर्दर वो नेशनल लेवल पे जाएगा। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। 1 जो है गलत है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, 2 और 3, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये प्लानिंग कमीशन का जो ऑर्गन नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगला सवाल देखते हैं।
करेक्ट स्टेटमेंट अगेन आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ही मेंशन किए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि द स्कोप ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो कि अंडर आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन किस में आता है, अंडर आर्टिकल 280 में आता है, is limited to the review of revenue segment of the budget, while planning commission task takes overall review embracing both capital and revenue requirement of the state। तो दोनों बातें सही है। देखिए अब ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है संविधान में कि हमारी फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट उसको एज कम्पेयर टू द प्लानिंग कमीशन, जो कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको मात्र एक रिजोल्यूशन ला के बनाया गया था, वो कई बार सुपरसीड करती है फाइनेंस कमीशन को। ठीक है, फाइनेंस कमीशन को सुपरसीड करती है। अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं रह गई है, इसके जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आ गई है, जो कि 1 जनवरी 2015 से जो टास्क अर्स्ट वाइल प्लानिंग कमीशन करती थी उसमें मॉडिफिकेशन के साथ, विथ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन आई कैन से, नीति आयोग जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए मेनली काम कर रही है। दिस वॉज कॉल्ड एन एज इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया बाई अशोक चंद्र। अशोक चंद्र साहब ने इसको प्लानिंग कमीशन को इकोनॉमिक कैबिनेट कहा था, क्योंकि ये अपने आप में एक जायंट कमीशन था। ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं था, बट अपने आप में एक जायंट कमीशन था, बहुत सारा इन्फ्लुएंस रखा था फाइनेंस कमीशन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इट डू व्हाट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम है रिव्यू करना नेशनल प्लान को। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम क्या है, रिव्यू करना नेशनल प्लान। प्लानिंग कमीशन बना देगी, उसको रिव्यू कौन करेगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब आप कहोगे कि सर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं, तो इसमें डेफिनेटली हर स्टेट के सीएम, मतलब हर बंदा होता है इसमें, हर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इसमें होता है, सीएम इसमें रहता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज मेनली कंसर्न विद द अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान। जो है ये अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान के लिए जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी। अब देख सकते हैं कि आप यहाँ पे अगला सवाल कहता है कि द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। अपने आप में एक बड़ी बॉडी है। ठीक है, चेयरमैन तो प्लानिंग कमीशन के भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं, ऑस्टवेल जब रहता था तो होते थे, बट इसके भी चेयरमैन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब ही होते हैं। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1952। डेट वाइज जानना चाहोगे तो 6 अगस्त 1952 को बना था। अगला सवाल ही वही है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन विच डेट। तो ये डेट जो है जब ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये डेट है 6 अगस्त 1952 को ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान्स, फाइनल अथॉरिटी कौन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि खुद में 6 अगस्त 1952 को बनी थी, वो फाइनल अथॉरिटी है, अप्रूव करती है प्लान को। द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया इन 1950 विद अ रिजोल्यूशन, जो कि कैबिनेट ने लाया था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन जैसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके ऊपर इसका दबाव रहता था। तो प्लानिंग कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया बाई, एक रिजोल्यूशन ला के इसको पास करके किया गया था कैबिनेट के द्वारा, और इसने 2015 तक काम किया है, देख सकते हो। अब नीति आयोग काम कर रही है इसके जगह पर। तो प्लानिंग कमीशन क्या है भारत में, प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी था। ठीक है, जो कि एडवाइज़ करता था कि कैसा प्लान बनेगा, क्या होगा क्या नहीं, ये सब कुछ एडवाइस करने का काम प्लानिंग कमीशन करता था। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज ए क्वासी पॉलिटिकल बॉडी, क्वासी पॉलिटिकल बॉडी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हो, बट ये एक क्वासी पॉलिटिकल बॉडी थी, क्योंकि पॉलिटिकल लोग इसमें जो है इन्वॉल्व थे। खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसके चेयरमैन हुआ करते थे। अगला सवाल देखते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो नीति आयोग से करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि इट हैज़ नॉट अ फुल टाइम चेयरमैन, इसका कोई फुल टाइम चेयरमैन नहीं होता है। ठीक है, एंड इट वाज सेटअप टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। 2015 में 1 जनवरी को इसने रिप्लेस भी कर दिया, एंड इट वाज सेटअप इन जनवरी 2015, 1 जनवरी को। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। किस लिए काम करता है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए काम करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से मतलब ये है कि भाई
बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। सेंटर जो है वन साइज फिट पॉलिसी ना लेके आए कि भाई सेंटर कह देते कि हर जगह यही पॉलिसी लागू होगा, ये ऐसा ठीक नहीं है। स्टेट लेवल पे जो है पॉलिसी बने और उससे फर्दर नेशनल पॉलिसी से इंटीग्रेट करना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहलाएगा। नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है एग्जिस्टेंस में आ गया और ट्वेल्व प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस कर दिया। तो सवाल वही कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। किसको रिप्लेस करने के लिए? प्लानिंग कमीशन को। अगला सवाल कहता है कि नीति आयोग हैज़ बीन फॉर्म्ड रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। 1 जनवरी 2015 को इसने रिप्लेस ऑलरेडी कर दिया है। अगला सवाल कहता है कि इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नीति आयोग विच इज़ एन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक, द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अगला सवाल कहता है कि इट इज़ अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना, ये वर्ल्ड वाइड एक कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है, वर्ल्ड में इसको फॉलो किया जा रहा है। तो भारत में भी ये फॉलो हो और स्टेट लेवल पे भी फॉलो हो, इसके लिए नीति आयोग इंश्योर करता है। इसके लिए रैंकिंग भी वो लेके आता है, रैंक करता है कि कौन सा स्टेट जो है इन टैंडम विथ इंडियाज नेशनल डेवलपमेंट गोल्स जो है, टारगेट्स जो हैं वो काम कर रहा है। तो ये नोडल इंस्टीट्यूशन बन जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भारत में, नीति आयोग। द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वाज अरविंद पनगड़िया, ठीक है, ये बहुत फेमस थे। फर्स्ट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। चेयरमैन तो हम जानते हैं कि हमारे पीएम साहब ही होते हैं। एट प्रेजेंट जो सीईओ है नीति आयोग के वो है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जो है एट प्रेजेंट जो है सीईओ है नीति आयोग के। करंट में अगर पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। नीति आयोग अपने आप में बड़ा आयोग है, तो आपको पता होना चाहिए। एमंग द अमिताभ कांत, SS मुंद्रा, साइरस मिस्त्री, टाटा के ग्रुप के ये सीईओ रह चुके थे। सौम्या कांति घोष सीईओ ऑफ नीति आयोग, सीईओ रह चुके हैं। पहले सीईओ थे अमिताभ कांत, ठीक है, बहुत दिनों तक रहे थे। अभी जो है BVR सुब्रमण्यम साहब हैं। According to the नीति आयोग, this state is at the top in the India Innovation Index 2019, 20 and 21। 3 साल से लगातार इनोवेशन की जो रैंकिंग जो कि नीति आयोग निकालती है भारत के लेवल पे, स्टेट्स को रैंक करती है, उसमें लगातार 3 सालों से टॉप करता आ रहा है कर्नाटका इनोवेशन के मामले में। As per the report of नीति आयोग, this state has emerged as the fastest growing economy in India 2014-15 में। 2014-15 में बिहार की इकोनॉमी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो हुई थी। अब देखो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जहाँ पे जितना ज़्यादा स्कोप रहेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वहाँ पे ज़्यादा तो होगा ही। बिहार में ऐसे ही बहुत स्कोप है, अभी बिहार उतना डेवलप नहीं हो पाया है, तो बहुत जल्दी इसका जो है डेवलपमेंट, हाई डेवलपमेंट होगा तो अच्छी बात है, और हो भी रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, थोड़ा सा ब्लर है, सॉरी। एज पर द 4th एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग, जो कि दिसंबर 2021 में इसने रिलीज किया था, दिस स्टेट परफॉर्म्ड बेस्ट एमंग द स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में। देखिए इस जो नीति आयोग है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत सारे इंडेक्स लेके आता है। इनोवेशन इंडेक्स लेके आता है, SDG नेशनल लेवल पे स्टेट्स के रैंकिंग के लिए लेके आता है इंडेक्स, इनोवेशन, ठीक है, बहुत सारे इंडेक्स लेके आता है। तो इसमें एक और इंडेक्स है स्मॉलर सिटीज़ के लिए, स्टेट हेल्थ इंडेक्स। ये जो है मिजोरम इसमें टॉप किया 2021 में स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में। याद रखिएगा, बिगर स्टेट में नहीं, स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में मिजोरम ने इसको टॉप किया। इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स फॉर 2019-2020 की बात करें तो बिहार का स्कोर क्या था? बिहार का स्कोर लोएस्ट था, 31 स्कोर था मात्र। जो नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स निकाला था 2019-20 का, उसमें जो है बिहार का स्कोर बहुत कम था, 31 ही था मात्र। अगला सवाल देखते हैं। एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, नीति आयोग ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? तो जनवरी 2018 में लॉन्च किया था। इसमें कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स चुने गए थे जो कि पिछड़े हैं और डेवलपमेंट का स्कोप है,
एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में उनको कवर किया जा रहा है। जनवरी 2018 से ये प्रोग्राम चल रहा है। सो देयर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आर, प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट देयर इज नो मेंशन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स कहीं भी संविधान में प्लानिंग कमीशन का प्रावधान नहीं है। प्लानिंग कमीशन को इसीलिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा गया है क्योंकि संविधान में ये कहीं भी मेंशन नहीं है। वही इसका जो अभी जो इसको रिप्लेस किया है नीति आयोग, वो भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है। देयर इज़ नो फिक्स टेन्योर फॉर डिप्टी चेयरमैन एंड मेंबर, ये भी बात सही है कि इसके डिप्टी चेयरमैन और मेंबर की कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी है इनके टेन्योर की 5 साल रहेंगे, ये रहेंगे, ये कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो फिक्स्ड क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर इट्स मेंबर, ऐसा नहीं है कि भाई कोई फिक्स क्वालिफिकेशन बना दिया कि भाई इन जनरल इकोनॉमी में जो ट्रेंड है, जो बंदा एक्सपीरियंस्ड है उसको रखा जाता है, बट ऐसा कोई कहीं भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि प्लानिंग कमीशन के मेंबर बनने के लिए आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। एमंग डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम एंड मोंटेक सिंह अहलूवालिया, he has not been the deputy chairman of the planning commission of India। पी चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं लेकिन कभी भी डिप्टी चेयरमैन नहीं रहे हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के। पी चिदम्बरम साहब याद रखिएगा कांग्रेस के एक जायंट लीडर हैं और ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, बट कभी भी ये प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन नहीं रहे हैं। द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते थे, अब तो प्लानिंग कमीशन रिप्लेस हो गई है। नीति आयोग के भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही हैं। these are associated with planning in इंडिया। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और पार्लियामेंट जो है प्लानिंग इन इंडिया से रिलेटेड है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये वही काउंसिल है जो कि 6 अगस्त 1952 को बनी थी और इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो प्लानिंग बनाती है प्लानिंग कमीशन उस समय जो बनाती थी उसको अप्रूव करने का ये काम करती थी। ठीक है, हालांकि ये बात है कि बहुत सालों तक ये लोग बैठे ही नहीं, इनकी मीटिंग ही नहीं हुई। अगला सवाल है इंडिया विजन 2020 वाज प्रिपेयर्ड बाय, इंडिया विजन 2020 को प्रिपेयर किया था एसपी गुप्ता कमेटी ने। इसमें डेवलपमेंट के प्लान्स वगैरह लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब कुछ डिसाइड किए गए थे। तो इंडिया विजन 2020 का जो प्लान था, ये जो विजन था वो से प्रिपेयर किया था एसपी गुप्ता कमेटी ने। प्लानिंग वाज कंसिडर प्री रिक्विजिट, प्लानिंग वाज कंसिडर प्री रिक्विजिट मतलब किन सब चीज़ों के लिए प्लानिंग को माना जाता है कि ये बेस्ट चीज़ है, मतलब कि इसको होना चाहिए। तो प्लानिंग जो है वो इट वाज कंसिडर्ड प्री रिक्विजिट फॉर बैलेंस्ड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस तरीके से हो, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप प्लानिंग नहीं करते हो तो होता क्या है कि अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। तो वैसे लोगों का क्या होगा जो पिछड़े हैं, दलित हैं, पीछे रह गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, तो उनके लिए भी जो है कुछ ना कुछ मिले, ऐसा प्लानिंग इंश्योर करता है। फॉर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट इन एन इवन मैनर, कि जो मतलब बेनिफिट हो रहा है प्लानिंग की वजह से, जो पैसा आ रहा है जनरेट हो रहा है जीडीपी में, उसको जो है कहीं ना कहीं हर जगह पे बैलेंस तरीके से हर जगह पे डेवलपमेंट हो सके, इवन मतलब कि इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। फॉर फोकसिंग ऑन रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज़, ऐसा देखा गया कि बहुत सारे स्टेट तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, साउथ में आप देख लो बहुत सारे स्टेट तरक्की कर रहे हैं, नॉर्थ में भी पंजाब एक अच्छा स्टेट है, हरियाणा एक अच्छा स्टेट है, लेकिन कुछ बीमारू स्टेट भी हैं जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जो कि बीमारू कैटेगरी में आते हैं। तो पिछड़े ना रहें, तो एक जो है रीजनल डिस्पैरिटी को भी कम करना जो है इसका एक मोटो था। फॉर मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, देखिए जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज था या है उसका यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो या फिर मैक्सिमाइज किया जा सके, सस्टेनेबल तरीके से किया जा सके, ये भी जो है प्री रिक्विजिट माना जाता है। क्योंकि आप पहले रिसोर्सेज देख के ही आप प्लान करोगे कि मेरे पास है क्या रिसोर्सेज के तौर पे, उस हिसाब से प्लानिंग करोगे। रिसोर्सेज से ज़्यादा तो प्लानिंग नहीं करोगे ना, तो प्लानिंग कमीशन जो है इसका प्री रिक्विजिट माना जाता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इम्परेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग इज दैट, देखिए दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जैसे
इकोनॉमी की नॉलेज रखते हो या फिर रमेश चंद्र की एक बुक आती है इंडियन इकोनॉमी, उसे पढ़ा होगा तो आपको क्लियर कट आपको आइडिया मिला होगा। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। इम्परेटिव जो प्लानिंग होती है उसमें वन साइज फिट वाली पॉलिसी होती है कि भाई प्लान आ गया कर दो, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दो, देखा जाएगा। इंडिकेटिव प्लानिंग ऐसी प्लानिंग होती है जो कि समय के हिसाब से चलती है कि मतलब आपको क्या चाहिए अभी, उस तरीके की प्लानिंग होती है। सो इन द केस ऑफ इम्परेटिव प्लानिंग द मार्केट मैकेनिज्म इज एंटायरली रिप्लेस्ड बाय कमांड हायरार्की। मतलब सरकार जो चाहेगी वो पूरा जो है ऑपरेट करेगी अपने हिसाब से। इम्परेटिव में सरकार अध्यादेश देगी, इम्परेटिव देगी कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, मार्केट मैकेनिज्म को हटा ही दिया जाएगा। लेकिन जो इंडिकेटिव प्लानिंग है वो देखता है कि भाई कहाँ पे मार्केट सिस्टम के हिसाब से क्या ज़रूरत है, कैसे। while in the case of indicative planning it is looked upon as a way to improve the functioning of market system। मार्केट सिस्टम को हटाया नहीं जाएगा। इम्परेटिव में बोल देते थे भाई कि यही होगा तो यही होगा, सरकार ने बोल दिया कि ये प्लान है तो है, मार्केट में चाहे कुछ भी है, मार्केट उसको सस्टेन कर पाए ना कर पाए, कुछ भी हो, बोला ये करना है तो करना है, वो हो गया इम्परेटिव। मतलब सरकार अडिग होके बोल रही है। लेकिन इंडिकेटिव में होता है कि भाई मार्केट में अगर प्राइवेट प्लेयर लाया जा सकता है तो ले आओ, ठीक है। सरकारी कंपनी का ही काम कराना जरूरी है क्या? नहीं। अगर पीपीपी मॉडल पे हो सकता है काम तो पीपीपी मॉडल पे करो। तो मतलब मार्केट बेस्ड पे जो होगा वो इंडिकेटिव टाइप होगा कि जैसा सूट करे मार्केट को वैसा करो। द मैक्सिमम रिसोर्सेज आर मोबिलाइज्ड फॉर इंडियाज पब्लिक एक्सपेंडिचर अंडर प्लान्स फ्रॉम बोरोइंग। तो जो मैक्सिमम रिसोर्सेज जो मोबिलाइज होता है भारत के पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए प्लान में, तो वो कहाँ से आता है? वो बोरोइंग से ही आता है। वो कहाँ से आता है? वो बोरोइंग से आता है। अगला सवाल कहता है कि अंडर गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला, अंडर गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला द हायर वेटेज वाज गिवन टू पॉपुलेशन। किसको हायर वेटेज दिया गया था? पॉपुलेशन को। गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला में हायर वेटेज दिया गया था पॉपुलेशन को। नेशनल प्लानिंग कमेटी ये सेटअप हुआ था, किसने सेटअप किया था? ये 1938 की बात है दोस्तों। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है 1938 में बन गई थी, ठीक है। 1937 में ये डिसीजन हुआ था। फाइनली जो है नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है फॉर्म हुई थी 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उस समय, क्योंकि खुद एक बहुत सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए आदमी थे। दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया से रिलेटेड ट्रू ये है कि भाई 1937 में अगस्त में कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी बैठी थी वर्धा में बैठी थी और उन्होंने रिजोल्यूशन लिया था, एक रिजोल्यूशन पास किया था ऑफ द नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड सोशल प्लानिंग के लिए कि भाई भारत का कैसे विकास हो, सोशल प्लानिंग कैसे हो, लोगों का कैसे विकास हो। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इसके अपने जो प्रेसिडेंटियल जो स्पीच था हरिपुरा सेशन हुआ था, जिसके खुद ये कांग्रेस का सेशन था, इसके प्रेसिडेंट थे। ही in his speech he declared that the national state on advice of planning commission would adopt a comprehensive scheme। मोदी गवर्नमेंट ने रीनेम कर दिया प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से। सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल प्लानिंग कमिटी विथ जवाहरलाल नेहरू एज चेयरमैन इन 1938, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनी थी? 1938 में। अगला सवाल देखते हैं। द गांधीयन प्लान वाज एक्सपाउंडेड इन 1944 बाई श्रीराम नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल। अब देखिए गांधीयन प्लान नाम है तो कई लोग सोचते हैं कि ये गांधीयन प्लान नाम है तो गांधी जी ने बनाया होगा। जी नहीं, आप गलत सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि गांधीयन प्लान नाम है, इसको फॉर्मुलेट किया था 1944 में एक बहुत बड़े आर्डेंट गांधीयन फिलोसफी फॉलोअर जिनका नाम है श्रीमन नारायण अग्रवाल। इन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया था और इन्हीं के फॉर्मुलेशन पे ये प्लान आया था गांधीयन प्लान 1944 में। गांधी जी का इसमें कोई रोल नहीं था, आपको थोड़ा सा हैरानी होगा। तो गांधी जी खुद में उनकी आइडियोलॉजी बहुत फेमस थी, तो गांधीयन प्लान आया। प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया वाज अपोज्ड बाई, देखिए गांधी जी खुद प्लान डेवलपमेंट जो था उसको अपोज करते थे। जो प्लानिंग जो सोवियत से हमने उठाया, सोवियत रिवोल्यूशन से, बोल्शेविक रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं 1917 में हुआ था, वहाँ से प्लानिंग काफ़ी फेमस हुई थी। सोवियत मॉडल को हमने अडॉप्ट कर लिया, बट गांधी जी इसको अपोज करते थे। गांधी जी कभी भी इसके फेवर में नहीं रहे, गांधी जी ने हमेशा इसको अपोज किया है। अगला सवाल देखते हैं। गांधी जी की अलग गांधीयन फिलोसफी तो बोलते थे कि कॉटेज इंडस्ट्री को फोकस करो, प्लान मत लाओ,
हेवी इंडस्ट्री को मत लाओ, वो चीज़ अच्छी नहीं है जो कि ह्यूमन वर्क को जो है रिप्लेस कर दे, जैसे बड़े बड़े मशीन। अगला सवाल देखते हैं। ही ड्राफ्टेड द सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान को ड्राफ्ट किया था जयप्रकाश नारायण, जिनको हम लोक नायक की उपाधि भी देते हैं, ठीक है, जयप्रकाश नारायण साहब। अगला सवाल देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान देखिए हुआ क्या, बीच में जो प्लान चलता था उसमें क्या हुआ, 1977 में जनता गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया। तो रोलिंग प्लान जो है जनता पार्टी ही लेके आई थी, जनता जो गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी। सो रोलिंग प्लान के बारे में जो फैक्ट्स है देख लेते हैं एक बार। पहला फैक्ट कहता है कि ए प्लान फॉर करेंट ईयर विच इंक्लूड्स द एनुअल बजट, ए प्लान फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर से 2, 3, 4 और 5 ईयर के हो, ऐसा इसका फीचर था। इट इज़ रिवाइज्ड एवरी ईयर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी। बोला कि ऐसा नहीं है कि प्लान बना दिया और 100% वही होगा, अगर ज़रूरत पड़ी इकोनॉमी में ऐसी कुछ दिक्कत आई, कोई ऐसा दिख रहा है कि भाई वो प्लान काम नहीं कर रहा है, तो उसे रिवाइज भी किया जा सकता है। तो ये रोलिंग प्लान की एक फीचर थी। ए पर्सपेक्टिव प्लान फॉर 10, 15 एंड 20 ईयर्स ऑल्सो एमंग अबव, कौन सा सही है? तो सभी बातें सही है, मतलब एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारी पॉलिसी का एमलगमेशन था ये रोलिंग प्लान, जो कि जनता पार्टी 1977 में कांग्रेस को रिप्लेस करके आई थी। इमरजेंसी लगने के बाद ये सरकार चुन के आई थी, तो इसने ये लागू किया था। द रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वॉज सजेस्टेड बाई गुन्नर मिडल ने इसे सजेस्ट किया था। रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वॉज सजेस्टेड बाई गुन्नर मिडल, इनकी आइडियोलॉजी थी, इन्होंने सजेस्ट किया था और इसे हमने अपनाया भी था जनता पार्टी के द्वारा। सो रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई जनता पार्टी गवर्नमेंट। किसने लाया था? जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इसे लाया था। इन दिस ईयर रोलिंग प्लान वॉज इन ऑपरेशन इन इंडिया। ये साल है जब रोलिंग प्लान भारत में ऑपरेशन में आया, ये साल है 1978-79। ठीक है, रोलिंग प्लान भारत में कब ऑपरेशन में आया? 1978-79 में आया था, जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया का 5 साल का जो प्लान है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब मेजर ऑब्जेक्टिव मतलब देखिए हर प्लान का, हर जितने भी 5 साल के प्लान आए थे, 5 साल के प्लान आए थे, 12वां प्लान था, ठीक है, 12 से 17 तक। तो जितने भी प्लान हैं उनका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तो रहता ही था, लेकिन जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं 5 साल की प्लानिंग का, वो था सेल्फ रिलायंस, कि भारत जो है अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो जाए, हम किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट ना रहे इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग इकोनॉमिकली। ठीक है, रोलिंग प्लान का ये प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। दूसरा है रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड, हम किसी तरीके से दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहे, फॉरेन एड ना लेना पड़े। हालांकि हमें लेना पड़ गया था 1991 में, फॉरेन एड नहीं कह सकते, IMF एक बॉडी है जिसने हमारी मदद करी थी और हम जो है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बाहर आए थे। द पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, ये 2012 से लेकर 17 तक का ये पीरियड था। 12वीं 5 ईयर प्लान का पीरियड था 2012 से लेकर 17 तक। दीज वेर द विजन्स ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। 12वीं 5 ईयर प्लान का विजन क्या क्या था? नंबर 1, रियल GDP ग्रोथ जो हो वो 8% रहे ऑन एन एवरेज। एक साल में जो GDP ग्रो करे, ऐसा सोचा गया था इसमें कि भाई 8% का ग्रोथ दिखाना चाहिए। लेकिन बहुत मतलब ये टारगेटेड है, अचीव हुआ कि नहीं वो अलग कहानी हो जाती है। अचीव हुआ भी, कई बार नहीं भी हुआ, डिमोनेटाइजेशन आ गया था तो डाउन भी हुआ, बहुत सारा खेल हुआ, तो बट ये टारगेट लिया गया था। इसके अलावा एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट को सोचा गया था कि भाई 4% कम से कम हो, जो कि नहीं हो रहा था। 4% अभी भी नहीं होता है कई बार, तो ईयर ऑन ईयर चेंज होता रहता है, बट ऑन एन एवरेज 4% का ग्रोथ हो जाए एग्रीकल्चरल सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर है, ये सोचा गया था। हेड काउंट रेशियो ऑफ कंजम्पशन पॉवर्टी टू बी रिड्यूस्ड बाई 10% पॉइंट्स। जो हेड काउंट रेशियो है कंजम्पशन का, पॉवर्टी का, उसको 10% तक कम कर दिया जाए 5 साल में। तो 10% गरीबों को कम करना अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट माना जा सकता है। तो ये सब जो है, ये सब इसका प्लान था, ये इसका ऑब्जेक्टिव था इस 12th 5 ईयर प्लान का। सो अगला सवाल देखते हैं, दीज वेर द विजन्स ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। विजन क्या क्या था हमने देख लिया, इसका तो डिस्कस कर लिया। अगला सवाल देखते हैं, ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिश फार्मिंग हैड बीन एस्टिमेटेड। 4% का सोचा गया था कि हर साल 4% का ग्रोथ होना चाहिए। द एक्सपेक्टेड टारगेट ऑफ डेवलपमेंट इन द विजन पेपर ऑफ 12th 5 ईयर प्लान 2012 से जो 17 तक का था, एज एक्सेप्टेड बाई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज 9%। कितना? 9%। इट वॉज लेटर फिक्स्ड एट 8% बाई NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला सवाल देख लेते हैं, इन द
12th 5 ईयर प्लान दिस सेक्टर हैड लार्जेस्ट एलोकेशन ऑफ फंड, सबसे ज़्यादा जो है सोशल सर्विसेज पे फंड को एलोकेट किया गया था 12वें प्लान में, जो कि 2012 से 17 तक के बीच का ये प्लान था, आखिरी प्लान मान सकते हैं प्लानिंग कमीशन का। द डेवलपमेंट ऑफ 12th 5 ईयर प्लान was suggested that the document of 12th 5 year plan suggested that the largest expenditure in this plan would be on social services. इंक्लूसिव डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा इसमें वेटेज दिया गया था, इसलिए सोशल सेक्टर पे खर्च करना बहुत ज़रूरी था। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स ड्यूरिंग 12th 5 ईयर प्लान, द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विल रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $1000 बिलियन, जिसे हम $1 ट्रिलियन भी कहते हैं। $1 ट्रिलियन का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे हेवी जो है इन्वेस्टमेंट बोला गया कि होना चाहिए नियर फ्यूचर में, $1 ट्रिलियन का होना चाहिए, यानी कि 1000 बिलियन जिसे कहते हैं होना चाहिए। ये जो है इस प्लान की मुख्य बात थी। इन इंडिया दिस 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड विद द फोकस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ की ऐसा ग्रोथ होता है जिसमें कि आप अपने रिसोर्सेज को उस तरीके से यूज़ करते हो कि रिसोर्सेज जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज कहते हैं, ये 12वीं प्लान की एक सोच थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान वाज फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर भी हो ग्रोथ, सस्टेनेबल हो, मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज वेस्टेज ना हो, एंड इंक्लूसिव हो, मतलब उसका फ़ायदा सबको हो। 11th 5 ईयर प्लान जो था इट एम्फेसाइज्ड ऑन द फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब दोनों इन टैंडम विथ कह सकते हैं कि एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। द प्लान पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान, 11वीं प्लान का पीरियड था 2007 से लेकर 12 तक, 12 से 17 तक था किसका, 12वीं का, 11वीं का था 7 से 12 तक। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ 11th 5 ईयर प्लान वाज, कोर कॉन्सेप्ट क्या था 11th 5 ईयर प्लान का, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। कोर कॉन्सेप्ट क्या था 11th 5 ईयर प्लान का, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। द थीम ऑफ अप्रोच पेपर ऑफ 11th 5 ईयर प्लान हैड बीन, the theme of approach paper of the 11th 5 year plan had been towards faster and more inclusive growth. अगला सवाल देखते हैं, the objective of 11th 5 year plan same, inclusive growth. According to the approach paper of 11th 5 year plan, with the achievement of targeted growth rate and population growing at 1.5% per annum, the real income of average Indian would double in 10 years. ऐसा बोला गया था इसके पेपर में, अप्रोच पेपर में, कि भाई अगर हम अपना टारगेटेड ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का 1.5% पर एनम रखें, मतलब कि जितनी भी आबादी है वो उसका अगले साल में 1.5% ही बढ़े, ज़्यादा ना बढ़े, तो हम और अपना रियल इनकम को हम एवरेज में देख सकते हैं 11वें प्लान के तहत 10 साल में ये जो है रियल इनकम जो है डबल हो जाएगा। The largest increase of employment opportunity during the 11th 5 year plan had been expected in construction sector. The largest increase in the employment opportunities during the 11th 5 year plan had been expected in construction sector. The size of 11th 5 year plan of India was, कितना खर्चा आउटले कितना था, तो इसका 36,44,718 करोड़ का आउटले रखा गया था। इन 11th 5 ईयर प्लान हाईएस्ट एलोकेशन जो था हैड बीन मेड फॉर सोशल सर्विसेज फॉलोड बाय एनर्जी, सबसे ज़्यादा खर्चा सोशल सर्विसेज पे, उसके बाद एनर्जी सेक्टर पे। इन द 11th 5 ईयर प्लान दिस सेक्टर अकाउंट्स फॉर मैक्सिमम कंबाइंड सेंट्रल स्टेट एंड यूटी एक्सपेंडिचर। आंसर होगा सोशल सेक्टर, सिंपल है, 12वीं कह लो 11वीं कह लो, दोनों में सोशल सेक्टर। द रेट फिक्स्ड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन 11th 5 ईयर प्लान, इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इसमें टारगेट लिया गया था कि भाई 10 से 11% का ग्रोथ होना चाहिए, 10 से 11% का जो है ग्रोथ होना चाहिए, ऐसा टारगेट लिया गया था। द टारगेटेड एनुअल रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया इन 11th 5 ईयर प्लान वर अगेन 4%, जो कि 12वीं में भी 4% ही रखा गया था, 11वीं में भी 4% ही रखा गया। Target for annual growth rate of gross domestic product during the 11th 5 year plan was 9%। जीडीपी का टारगेट रखा गया कि ऑन एन एवरेज जो है 9% से ग्रो करे। 12वीं में ये 8% रखा गया था, लेकिन 11th 5 ईयर प्लान में ये 9% रखा गया था। इंक्लूसिव ग्रोथ एज इनंसिएटेड इन द 11th 5 ईयर प्लान इंक्लूडेड व्हाट? इंक्लूसिव ग्रोथ जो है एज इनंसिएटेड इन द 11th 5 ईयर प्लान इंक्लूडेड रिडक्शन इन पॉवर्टी,
इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या होता है? ओवरऑल विकास, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास वाली बात है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ उसे ही कहते हैं कि इवन कोई भी वर्ग जो है हमारे समाज का पीछे ना छूट जाएगा। अमीर अमीर नहीं होना चाहिए, हमेशा ही अमीर होता जाए और गरीब गरीब होता जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ हो मतलब सबका विकास हो। तो इसका मतलब ये है कि भाई पॉवर्टी में रिडक्शन हो जाए, ठीक है, पॉवर्टी का रिडक्शन हो जाए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जिसको नहीं मिल रही है, वो लगातार काम ढूंढ रहा है, नहीं मिल रही है, उसको मौका मिले। तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल बदलेगी, पॉवर्टी कम होगा। रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी कि भाई महिला काम नहीं कर पा रही है, पुरुषों को ही काम मिल रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी भी कम हो, तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, सबका विकास होगा ना, महिलाएं भी उसमें आएंगी। इंक्लूसिव ग्रोथ एज इनंसिएटेड इन द 11th 5-year प्लान डज नॉट इंक्लूड दिस, दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट इसका कोई पार्ट नहीं है भाई। इसमें पॉवर्टी एलिवेशन हो सकता है, जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना हो सकता है। अगला सवाल कहता है कि द थीम ऑफ 11th 5-year प्लान फॉर एजुकेशन सेक्टर वाज, द थीम ऑफ 11th 5-year प्लान फॉर एजुकेशन सेक्टर वाज कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब कि एलिमेंट्री एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए। तो अच्छी बात है ना, बंदे पढ़ेंगे तो आगे जाके वो काम करेंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, बहुत फ़ायदा होता है, पढ़ा लिखा आदमी सक्सेसफुल होता है बहुत सारी चीज़ों में। नंबर ऑफ IITs, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टारगेटेड टू सेटअप इन 11th 5-year प्लान वाज 8 टोटल 8, ठीक है, नई IITs को सेटअप करने का टारगेट लिया गया था 11th 5-year प्लान में। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी एज इनवाइसेड इन द मिड टर्म अप्रेजल ऑफ 10th 5-year प्लान वाज 7%। देखिए हुआ क्या कि 10th 5-year प्लान तो हम जानते हैं पीरियड इसका 2002 से लेकर 2007 तक का था। इस पीरियड के बीच में जो मिड टर्म में जो देखा गया कि भाई इवेलुएट करके कि कितना ग्रोथ हो रहा है, तो 7% का ग्रोथ हो रहा था मिड टर्म में, बीच में। अगला सवाल देखते हैं। द ग्रोथ रेट टारगेट ऑफ 10th 5-year प्लान वाज, जो टारगेट रखा गया था ग्रोथ का वो 8% का रखा गया था, बट हो रहा था कितना? मिड टर्म में देखा था हमने कि 7% ही अचीव हो पा रहा था। द 10th 5-year प्लान वाज एंडेड इन द ईयर 2007। 10th 5-year प्लान कब खत्म हुआ था? 2007 में खत्म हुआ था। 2002 से लेकर 7 तक का ये इसका पीरियड रखा गया था, तो 2007 में खत्म हो गया था। द पीरियड ऑफ 10th 5-year प्लान वाज 2002 to 2007। द ट्रू स्टेटमेंट अगेन आपको ऑप्ट करना है 10th 5-year प्लान से रिलेटेड, इसके टारगेट से रिलेटेड। तो इसमें क्या क्या टारगेट सेट किए गए थे? 10th 5-year प्लान में टारगेट्स सेट किए गए थे 8% इंक्रीज इन GDP, कि भाई 8% का इंक्रीज हो GDP में ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग द प्लान पीरियड 8% का इंक्रीज हो GDP में। पॉवर्टी रेशियो जो है वो रिड्यूस हो जाए एंड ब्रॉट टू 20%, पॉवर्टी जो रेशियो था उसको रिड्यूस हो जाए एंड 20% तक वो जो है कम हो जाए बाई 2007 तक, ठीक है, एंड लिटरेसी टू बी इंक्रीज टू 75% 2007 तक। ओवरऑल देश का लिटरेसी जो था 75% हो जाए 2007 तक। ये सब टारगेट थे इसके। दिस सेक्टर वॉज एलोकेटेड द हाइएस्ट परसेंटेज इन द 10th प्लान आउटले। एनर्जी सेक्टर को सबसे ज़्यादा पैसा एलोकेशन हुआ था 10th 5-year प्लान में। 11th में हमने देखा था सोशल सेक्टर को सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे एनर्जी था। यहाँ पे 10th की बात करें तो 10th में नंबर 1 पे जो एलोकेशन था वो एनर्जी सेक्टर के लिए था। द 10th 5-year प्लान टारगेटेड द हाइएस्ट ग्रोथ रेट इन कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किस में जो है इसमें टारगेट किया गया था? कम्युनिकेशन में। तो हमने देखा भी था 2002 और 2007 के बीच का पीरियड, खूब टेलीफोन्स आए थे, बहुत सारी चीज़ें आई थी, उसी समय फ़ोन जो है काफ़ी फेमस हो गया था, नोकिया का फ़ोन। अगला सवाल देखते हैं। एमंग पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, fruits and vegetables, cereals and other crops. During 10th 5-year plan, growth rate was highest in pulses and oilseed, ठीक है, among pulses, oilseeds, fruits and vegetables, cereals and other crops। 10वें 5-year प्लान में क्या जो है किसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहा? तो पल्सेज एंड ऑयलसीड का सबसे ज़्यादा रहा। इन द 10th 5-year प्लान इन्वेस्टमेंट रेट वाज, इन द 10th 5-year प्लान इन्वेस्टमेंट रेट कितना था? हायर था सेविंग रेट से, ठीक है। इन 10th 5-year प्लान जो इन्वेस्टमेंट रेट था वो हायर था सेविंग रेट से। द ग्रोथ इन GDP इन द ईयर्स 2000 से लेकर 2002 के बीच में कंपेयर्ड विद द 10th प्लान टारगेट हैज़ बीन अबाउट हाफ ऑफ द व्हाट एक्सपेक्टेड। द ग्रोथ इन GDP इन ईयर 2000 से लेकर 2002 की बात करें कंपेयर्ड विद द 10th प्लान टारगेट हैज़ बीन
about half of what expected. This 5-year plan of India focused on the growth with the social justice and equity. This 5-year plan of India focused on growth with the social justice and equity, ये 9th 5-year plan. The growth rate percentage for the 9th 5-year plan had been targeted at 6.5%. The growth rate percentage of the 9th 5-year plan had been targeted at 6.5%. This percentage of education budget under 9th 5-year plan had been allocated to the primary education, ये है 57.1%. This percentage of the education budget under 9th 5-year plan had been allocated to primary education, ये है 57.1%. In this 5-year plan, the women's component plan was introduced as major strategy. ठीक है, ये प्लान है 9th 5-year प्लान, जिसमें वुमेन कंपोनेंट जो है प्लान का वो सबसे मेजर जो है स्ट्रेटजी के तौर तरीके से यूज़ किया गया था, मतलब वुमेन्स पे ज़्यादा फोकस किया गया था 9th 5-year प्लान में. दिस वाज अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ कैपिटल आउटपुट रेशियो फॉर द 9th 5-year प्लान. तो 4:3 का था ये. The 7th 5-year plan ended in March 1990. 8th 5-year प्लान कब स्टार्ट हुआ? एक साल तक कोई प्लान ही नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस समय एक साल के लिए गैप इसलिए छोड़ा गया कि भाई उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी भारत में. जो है जो इम्पोर्ट के लिए पैसा बचा था फॉरेन एक्सचेंज, वो मात्र 15 दिन के इम्पोर्ट के लिए था. तो हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी. इसको देखते हुए हमने जो है नई प्लान को एक साल डिले किया और उसको विथ टैंडम विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से मैच कराया, और हमारा प्लान ये आया था अप्रैल 1992 में. दिस 5-year प्लान वाज ऑपरेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द अप्रैल 1992 से लेकर 1997 के बीच में. ये 8th 5-year प्लान था. दिस 5-year प्लान ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज कोर डेवलपमेंट एफर्ट्स. 8th 5-year प्लान जो था उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को कोर डेवलपमेंट एफर्ट्स में रखा गया कि भाई कुछ हो चाहे ना हो, ह्यूमन का डेवलपमेंट होना चाहिए. The annual growth rate aimed at the 8th 5-year plan was 5.6%. कम ही रखा गया था. देख लो, बाद में तो हमने देखा कि 11th में 9% का रखा गया था, 12th में जो है 8% का टारगेट रखा गया था. The rate of industrial development fixed in 8th 5-year plan was 7.5%. इसमें भी सेक्टर वाइज देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ का कितना टारगेट लिया था हमने? 7.5% लिया था. अगला सवाल कहता है टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटले इन 8th प्लान. 8th जो 5-year प्लान था उसका टोटल जो पैसा आउटले, टोटल इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट था वो था 7,98,000 करोड़, 7,98,000 करोड़. अ ह्यूज अमाउंट उस समय के हिसाब से. ऑफकोर्स अब तो और ज़्यादा होता है. द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर आउटले ऑफ 8th 5-year प्लान कम फ्रॉम गवर्नमेंट बोरोइंग. कहाँ से इन्होंने जो है आउटसोर्स किया था, कहाँ से इन्होंने जो है फाइनेंस किया था पब्लिक सेक्टर आउटले को? ये किया था बोरोइंग करके. सरकार ने कर्जा लिया था, उसे इन्वेस्ट किया था. द मेजर शिफ्ट इन द 8th 5-year प्लान फ्रॉम इट्स प्रिसीडिंग वन वाज. 7th 5-year प्लान से अगर देखें तो 8th 5-year प्लान में क्या जो शिफ्ट हुआ था वो बताना है. दैट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स. ठीक है, that was the concentration of public investment in infrastructural sector. पहले क्या होता, ये नहीं होता था, अब जो है मेजर शिफ्ट हुआ है. The 8th 5-year plan is different from earlier ones. The critical difference lies in the fact that considerable emphasis is placed on the infrastructural growth. इंफ्रास्ट्रक्चर पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया गया था 8th 5-year प्लान से. The 6th and 8th 5-year plan covered period 1980 से लेकर 85 6th वाला था, and 1992 से लेकर 1997 तक 8th वाला था respectively. The 7th 5-year plan covered the period 1985 से लेकर 1990 तक. एक साल का गैप दिया गया था क्योंकि उस समय 1990 में ही इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी. 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया था. तो एक साल का जो है ये अंतर आ गया था इसमें. इसके बाद ही 1992 में हमने 8th 5-year प्लान को लॉन्च किया था. द मेन स्लोगन ऑफ द 7th 5-year प्लान वाज फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी. मेन स्लोगन ऑफ द 7th 5-year प्लान क्या था? फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इसका मेन स्लोगन था. मेन स्लोगन ऑफ द 7th 5-year प्लान वाज फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी. फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी स्लोगन वाज गिवन इन द 7th 5-year प्लान. किस प्लान में दिया गया था ये नारा? ये 7th 5-year प्लान में दिया गया था.
द स्ट्रैटेजी एडॉप्टेड अंडर IRDP इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सॉरी, इन द 7th प्लान वाज, द स्ट्रैटेजी क्या था कि भैया एडॉप्शन होगा टोटल हाउस होल्ड अप्रोच का, टोटल हाउस होल्ड अप्रोच का एडॉप्शन होगा, मतलब कि घर घर लेवल पे जो है इस प्रोग्राम को फैलाया जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 6th 5 year प्लान, आंसर होगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ड्यूरिंग विच 5 year प्लान वाज द इमरजेंसी क्लैम्प्ड, न्यू इलेक्शंस टुक प्लेस एंड जनता पार्टी इलेक्टेड। 1977 में ऐसा हो पाया था जब इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने। 1975 के आसपास डिस्प्यूट चल रहा था, उसके बाद इंदिरा गांधी ने उस समय PM, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। ये हुआ था 5वें प्लान के दौरान, ठीक है, और फाइनली जो है जनता पार्टी ने रोलिंग प्लान करके लेके आया था। सो अमंग द 3rd 5th 6th एंड 8th प्लान्स, दिस प्लान वाज ओरिजिनली कॉल्ड रोलिंग प्लान। तो 6th प्लान को रोलिंग प्लान कहा गया था, 6th प्लान को रोलिंग प्लान कहा गया था। इमरजेंसी आई थी 5th प्लान में। The 5 year plan that terminated 1 year before the scheduled period was 5th 5 year plan, क्योंकि उस समय सरकार गिर गई थी, इमरजेंसी लगी थी, जनता पार्टी चुन के आई थी, तो उन्होंने वो 5 साल के प्लान को 4 साल में ही ख़त्म कर दिया था और अपना रोलिंग प्लान लेके आए थे। दिस प्लान डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड, ये था 5th 5 year प्लान। दिस प्लान डिक्लेयर्ड इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस, कि भैया हम खुद में अपने आप को जो है सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये टारगेट, ये ऑब्जेक्टिव रखा गया था, जीरो नेट फॉरेन एड या फिर सेल्फ रिलायंस जो कहते हैं, ये 5th 5 year प्लान का ये ऑब्जेक्टिव था। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 5th 5 year प्लान वाज पॉवर्टी रिमूवल, ठीक है, पॉवर्टी को हरा, गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में काफ़ी फेमस हुआ था, ठीक है। तो इन दिस 5 year प्लान एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द थीम गरीबी हटाओ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 5th 5 year प्लान। किस प्लान में लाया गया था? 5th 5 year प्लान में। इन दिस 5 year प्लान एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द थीम गरीबी हटाओ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 5th 5 year प्लान। अगला पॉइंटर कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन, अर्ली 1960s में हुआ था ये, बिगनिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। फिर आया था बैंकों का नेशनलाइजेशन, अर्ली कह सकते हैं, अर्ली नहीं, लेट 70s में, 1969 में पहली बार हुआ था। फिर आया था गरीबी हटाओ, 5वीं वाली जो योजना आई थी उसमें। तो 3 2 1 जो होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा इनका। द ग्रोथ सेंटर अप्रोच वाज एडॉप्टेड अंडर 4th 5 year प्लान। द ग्रोथ सेंटर अप्रोच वाज एडॉप्टेड अंडर 4th 5 year प्लान। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट इन इंडिया वाज फर्स्ट एडॉप्टेड इन 4th 5 year प्लान। किस प्लान में लाया गया था? तो ये लाया गया था 4th 5 year प्लान में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि अंडर दिस 5 year प्लान द डिसीजन टू एस्टैब्लिश ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज टेकन फ्रॉम। अंडर दिस 5 year प्लान द डिसीजन टू एस्टैब्लिश ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज टेकन 2nd 5 year प्लान। ये 2nd 5 year प्लान से लिया गया था, 2nd 5 year प्लान से लिया गया था। जो 2nd 5 year प्लान है ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन एन इकोनॉमिक मॉडल डेवलप्ड बाय PC महाबोलोनिस। किसके मॉडल पे था ये? PC महाबोलोनिस साहब एक बहुत बड़े स्टैटिस्टियन थे, इनका जन्म बंगाल में हुआ था। इन्हीं के एडवाइस पे, इन्हीं के हिसाब से ये प्लान बना था। द 2nd 5 year प्लान वाज बेस्ड ऑन दिस मॉडल, महाबोलोनिस मॉडल पे ये बेस्ड था। आंसर होगा महाबोलोनिस, PC महाबोलोनिस मॉडल। Planning in India in real sense begin with the 2nd 5 year plan. The architect of Indian planning, this was PC महाबोलोनिस, 2nd 5 year plan का। जो महाबोलोनिस महालनोबिस जो प्लान था, मॉडल एडॉप्टेड इन इंडिया इन मिड 50s एम्ड एट, क्या टारगेट लिया था इन्होंने? कहा था कि देखो मॉडर्न डे मंदिर आज के डेट में, नेहरू जी और इनके साथ बातचीत हुई थी, तो नेहरू जी ने ये बात कही थी कि मॉडर्न डे की जो टेम्पल्स हैं वो जो सरकारी कंपनियां होंगी, बड़ी बड़ी हेवी इंडस्ट्रीज़ होंगी, वही होंगी,
तो इनका जो महाबोलोनिस प्लान का मॉडल था वो था सेटिंग ऑफ द हेवी इंडस्ट्रीज विथ विच वेयर कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव नहीं था, कैपिटल इंटेंसिव था। द स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज पार्ट ऑफ दिस प्लान। आंसर होगा सेकेंड प्लान का ये पार्ट था। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुआ था? ये 1951-52 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हुआ था 1951-52 में। द प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 से अडॉप्ट किया गया था प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल। दिस वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 1951। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है इंडिया का ये बेस्ड था हरोड दोमर मॉडल पे, हरोद दोमर मॉडल पे ये बेस्ड था। द प्रायोरिटी ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, द प्रायोरिटी ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या था प्रायोरिटी फर्स्ट 5 ईयर प्लान का? वो था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का प्रायोरिटी क्या था? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन प्लानिंग के बारे में बताना है। पहला जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है कि भैया द सेकेंड 5 ईयर प्लान इम्फेसाइज्ड ऑन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, पीसी महाबोलोनिस वाले बेस्ड पे ये मॉडल था, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है फोकस जो था वो कहीं ना कहीं उसमें हेवी इंडस्ट्रीज़ पे दिया गया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एज ए स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एज ए स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को यूज किया गया था इसमें। मतलब कि जो हम इंपोर्ट करते हैं उसके जगह पे हम लोग अपने देश में ही प्रोड्यूस करें, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इसे ही कहते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ 5 ईयर प्लान्स, विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ 5 ईयर प्लान्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ 5 ईयर प्लान्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, आपको बताना है विथ रेफरेंस टू इंडिया के जो 5 ईयर प्लान्स रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट उसमें क्या है। From the second 5 ईयर प्लान there was a determined thrust towards substitution of basic and capital goods industries। फिर से देखिएगा स्टेटमेंट जो सही है। From the second 5 ईयर प्लान there was a determined thrust towards substitution of basic and capital goods industries। The fourth 5 ईयर प्लान adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power। करेक्टली मैच लिस्ट अगेन आपको बताना है 5 ईयर प्लान और अप्लाइड ग्रोथ मॉडल किसके बेसिस पे ये मॉडल था। तो फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो हरोड दोमर मॉडल पे बेस्ड था। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो था महाबोलोनिस मॉडल के बेस्ड पे था। थर्ड जो 5 ईयर प्लान था ये था एस चक्रवर्ती मॉडल के ऊपर था, इसी के दौरान जो है वार भी हुआ था। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो था अशोक रुद्र मॉडल था। करेक्टली मैच अगेन बताना है। फर्स्ट जो प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था वो कम्युनिटी डेवलपमेंट उसमें लाया गया था 1952 में। ठीक है, और एग्रीकल्चरल बेस्ड था ये प्लान, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट के लिए लाया गया था। सेकेंड प्लान जो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जिसमें पीसी महाबोलोनिस मॉडल भी कहते हैं इसको। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि हर चीज़ में उनकी उत्पाद की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, जैसे कि पावर इंडस्ट्री। ठीक है, बेसिक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का एक्सपेंशन का प्लान थर्ड में रखा गया था। फोर्थ में रखा गया था अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। ठीक है, सेल्फ रिलायंस हो जाए कि भैया खुद में सक्षम हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, और ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ जो है स्टेबल हो। ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था कि भाई एक ह्यूमन के जो मिनिमम नीड्स होते हैं उसे पूरा किया जाए, एटलीस्ट गरीबी हटाओ का नारा इसके दौरान दिया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो ईयर था वो 1951 से पीरियड लेकर 1956 तक था। थर्ड 5 ईयर प्लान का पीरियड था 1961 से लेकर 1966 तक था। फोर्थ 5 ईयर प्लान का पीरियड था 1969 से लेकर 1974 तक। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो था 1980 से लेकर 1985 तक। Among the first, sixth, 10th and fourth 5 ईयर plans, economic development rate was maximum in। Among the first, sixth, 10th and fourth 5 ईयर plans, economic development rate जो था वो मैक्सिमम कब था? वो मैक्सिमम था 10th 5 ईयर प्लान में, 10th 5 ईयर प्लान में था। Among first, sixth, 10th and fourth 5 ईयर प्लान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट जो था सबसे ज़्यादा था 10th 5 ईयर प्लान में। एमंग द 8th, 7th और 6th और 5th की बात करें इन प्लान की,
5th, 6th, 7th और 8th प्लान की बात करें, द क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंडिया वाज मैक्सिमम इन 8th 5 ईयर प्लान। किस में था मैक्सिमम? 8th 5 ईयर प्लान में मैक्सिमम था, इन सभी में देखा जाए तो 5, 6, 7, 8 में। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड्स द हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाज अचीव ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान। इसमें जो है अचीव हुआ था हाईएस्ट ग्रोथ रेट 11th 5 ईयर प्लान में, जो कि 2007 से लेकर कब तक था दोस्तों? 2012 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द करेक्ट मैच आपको बताना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का जो है करेक्ट मैच बताना है। तो लिस्ट 1 में जो है 6th प्लान का जो ग्रोथ रेट था यूपी में वो था 3.9%। 7th 5 प्लान का जो ग्रोथ रेट था यूपी में वो था 5.7%। एंड 8th 5 ईयर प्लान का जो ग्रोथ रेट था यूपी में वो था 3.2%। एंड यूपी का ग्रोथ रेट जो था 9th प्लान के दौरान वो था 2.5%। ड्यूरिंग द एरा ऑफ प्लानिंग इन इंडिया द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स नॉट कवर्ड बाय द 5 ईयर प्लान वाज 7। क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ प्लान हॉलीडे आए, मतलब कि ऐसा हुआ कि कई बार चाइना के साथ वार हो गया, कई बार पाकिस्तान बांग्लादेश वाला जो वार था वो हो गया, तो इस तरीके से एक बार इकोनॉमिक क्राइसिस में, एक बार जनता पार्टी आई, तो प्लान हॉलीडे आए। 7 साल ऐसा रहा जब 5 ईयर प्लान्स काम नहीं किए, उनके जगह पे एनुअल प्लान्स लाए गए थे। सो द प्लान हॉलीडे इन इंडिया रेफर्स टू द पीरियड 1966 से लेकर 69, जब चाइना के साथ वार हुआ था। 3 साल तक जो है एक साल का हम लोग प्लान लेके आए थे, जिसकी वजह से हमने इसको प्लान हॉलीडे बोला कि हॉलीडे पे चला गया हमारा प्लानिंग। ठीक है, 5 ईयर के प्लान इस दौरान नहीं आए थे। दैट डिकेड इन इंडियन प्लानिंग डिजर्व्स टू बी कॉल्ड द डिकेड ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। मतलब ग्रोथ तो हुआ बट जॉब नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ। तो जॉबलेस ग्रोथ का पीरियड था 1991 से लेकर 2000 तक का पीरियड जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है, कि जब ग्रोथ तो हुआ बट नौकरियां लोगों को नहीं मिली। 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम 25 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम जो था ये 20 सेक्टोरल एरियाज पे फोकस किया गया था। कब लाया गया था? इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 1975 में 5वें प्लान के साथ ही लाया गया था। ठीक है, इसे कहते हैं 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम लाए गए थे, डेयरी प्रोडक्शन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए लाए गए थे। तो ये एक कहीं ना कहीं था पॉइंट वाइज कि हर पॉइंट पे फोकस करेंगे, इस तरीके से था। कोर सेक्टर इन इंडियन प्लानिंग का मतलब क्या होता है? कोर सेक्टर होता है ऐसा सेक्टर जैसे स्टील हो गया, पावर हो गया, सीमेंट हो गया, इस तरीके के सेक्टर को कोर सेक्टर कहते हैं, जो कि बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं, जिनके बेस पे पूरी इकोनॉमी चलती है। मतलब इनका यूज हर जगह होता है, जैसे स्टील इंडस्ट्री हर जगह यूज होता है, जैसे कि पावर इंडस्ट्री हर जगह यूज होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, इस तरीके की चीज़ें। The principal reason why national economic planning is still being pursued in spite of the embracing a market economy since 1991। हम जानते हैं कि 1990s में 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं। भारत के साथ ऐसा हुआ था कि जब हमारे पास मात्र 15 दिन का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था इंपोर्ट्स के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमने जो है अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को बिल्कुल चेंज किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ें लाई। फिर भी अभी भी कह सकते हैं कि नेशनल प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है, नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि 5 ईयर प्लान्स जो है दे कैन कंटिन्यू टू प्रोवाइड ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि लंबे समय के लिए आप ग्रोथ कैसे होगा, क्या होगा, आप सोच सकते हो, टू द इकोनॉमी इन द मार्केट फ्रेंडली फैशन। तो इसीलिए आप जो कहते हैं ना, इम्परेटिव के जगह इंक्लूसिव जो है प्लानिंग होना चाहिए। इंक्लूसिव में इंडिकेटिव प्लानिंग। द प्लानिंग प्रोसेस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया हैज़ एज्यूम्ड ए रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट। ठीक है, द प्लानिंग प्रोसेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया हैज़ एज्यूम्ड अ रिलेटिवली less important position in the 90s as compared to that in the earlier period. That is not true in this regard. That is, the nation's priorities have shifted away from industrial development to rural development। ये गलत है स्टेटमेंट। और असर्शन और रीजन वाला सवाल है बॉटम अप प्लानिंग। अब समझिए कि बॉटम अप प्लानिंग क्या होता है। जब प्लानिंग ग्राउंड लेवल से आए, मतलब कि पहले पंचायती राज अपना प्लान बनाए, फिर वो अपना सबमिट करे स्टेट को, स्टेट सबमिट करे नेशन को, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो कहते हैं कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग जो होता है, जिसे हम बॉटम अप प्लानिंग कहते हैं, इट इज़ अ गोल दैट इज़ येट टू बी अचीव्ड।
बात सही है, अभी तक नहीं हो पाया, अभी कोशिश चल रही है, नीति आयोग भी कोशिश कर रही है। रीजन देखते हैं, विलेज एज ए यूनिट इज़ वेरी सुटेबल फॉर द इकोनॉमिक वायबिलिटी। तो देखिए दोनों बात सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है कि विलेज एक यूनिट है, बहुत सुटेबल है इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए, ठीक है, और वो अगर आगे आएगी, पहले अपना प्लान बनाए, वो सबमिट करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो जाए स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल से फर्दर वो इंटीग्रेटेड होके सेंट्रल लेवल की प्लानिंग में इंक्लूड हो जाए। तो दोनों बातें सही हैं, असर्शन रीजन दोनों सही है, एंड रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे लगाना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था, इंडिया बिकम मेंबर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का मेंबर जो है फॉर्मेशन के साथ ही भारत बन गया था 1945 में, ठीक है। तो भारत जो है सबसे पहले जो है कह सकते हैं 1945 में ये इंसिडेंट हुआ था जब आईएमएफ का मेंबर बना था। फिर आता है फर्स्ट डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये 70s के आसपास में हुआ था। फिर आता है आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये 70s नहीं, आई थिंक 50s में ही आता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज सबमिटेड टू पार्लियामेंट, ये एक दिन अगेन 60s में आया था ये, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में हुआ था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का सेटअप, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का सेटअप 1952 में 6 अगस्त को हुआ था। 1945 फर्स्ट डिवैल्यूएशन आई थिंक 1950 के आसपास में ही हो गया था। फिर इसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 तक था, तो 51 में ही सबमिट हुआ था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है 6 अगस्त 1952 को बना था। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा 4 3 1 2। अगला सवाल कहता है कि योजना मैगजीन इज़ बीइंग पब्लिश्ड बाय, योजना मैगजीन जो है पब्लिश किया जाता है पब्लिकेशन डिवीजन के द्वारा। योजना मैगजीन इज़ बीइंग पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन, योजना मैगजीन इज़ बीइंग पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन। द बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल बनता है, बार बार पूछा जाता है। एम विश्वेश्वरैया साहब कर्नाटक के रहने वाले, इन्होंने पहली बार जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया करके एक बुक लिखी थी, उसमें प्लानिंग का जो है पूरा जिक्र किया था। द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल प्लानिंग एंड द पुअर, BS मिन्हास, ठीक है। द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल प्लानिंग एंड पुअर, BS मिन्हास। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो ये पार्टिकुलर जो ये प्लानिंग वाली वीडियो थी ये कंप्लीट होती है। इसे मैं पब्लिश कर दूंगा। फिर अगली वीडियो हमारी मास्टर वीडियो होगी मनी एंड बैंकिंग की, जो कि एक लंबा टॉपिक है, ठीक है, 13-14 पेजेस का है। तो इसे हम कवर करेंगे अगले वीडियो में, और इम्पॉर्टेंट भी है वैसे लोग जो कि बैंकिंग को समझना चाहते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम भरते हैं, मनी के टर्म्स को समझना चाहते हैं, फाइनेंशियल जो इंश्योरेंस सेक्टर है, AO वगैरह का एग्जाम है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए तो है ही। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।